मुझे लगता है फंडामेंटल एनालिसिस सही है। आज इन्वेस्ट कर लूँगा और जब भी अच्छा प्रॉफ़िट आए तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा और पीस ऑफ माइंड भी है। नहीं, मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस सही है। आज बाय कर लूँगा तो 2-3 दिन में या हफ़्ता भर में तो प्रॉफ़िट आ जाएगा और मैं एग्ज़िट कर लूँगा। मेरा पैसा भी ब्लॉक नहीं रहेगा और मैं दूसरा ट्रेड भी ले सकता हूँ। यार ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा, क्या करूँ, क्या करूँ? यही कन्फ्यूज़न है ना आपको भी? डोंट वरी, ये आपकी नहीं, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है कि फंडामेंटल करे या टेक्निकल एनालिसिस में जाए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी विद नरेश। स्टॉक मार्केट में दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर होता है और दूसरा ट्रेडर होता है। इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म की सोचता है, ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म की सोचता है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर इन्वेस्ट नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत है। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से स्टाइल और एक्शन दोनों बदलनी चाहिए। इसलिए आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस लेट्स लर्न अबाउट फंडामेंटल फर्स्ट। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वर्थ होती है वो चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें हम लोग को स्टडी करनी पड़ती है और हम लोग नॉर्मली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की सोचते हैं फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं तब। हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ टूल्स देखते हैं, क्या क्या टूल्स इसमें होते हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जैसे असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है कंपनी की, वो हम लोग स्टडी करते हैं। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है जो हमको फाइनेंशियल स्नैपशॉट देती है कंपनी की टू एक्सेस द लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है, जो फाइनेंशियल उनके जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल करने के लिए, उसको सॉल्वेंसी बोलते हैं। ये हमको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करते हैं और कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बेसिस पर एक कंक्लूड करते हैं कि ये कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो कैसी होगी आगे जाके, और इसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए वर्थ है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड टूल है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जो कंपनी जिस कंट्री में है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है या फिर इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है, ये फैक्टर्स जो होते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स कंपनी की ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी कंट्री में ऑपरेट कर रही है और वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफ़ी ख़राब है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है, वहाँ पे जो डिमांड है वो कम हो जाता है। इसी के वजह से कि वो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है। नेक्स्ट टूल है इंटरेस्ट रेट। जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करती है, जैसे इंडिया में अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो कंपनी की जो बोरोइंग होती है बैंक से वो एक्सपेंसिव हो जाती है और उसका सीधा असर प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है, क्योंकि अगर बोरोइंग कम होती है तो कंपनी कम इन्वेस्ट जो करती है, पैसा वो कम करती है, और कंपनी इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है तो उसका सीधा सीधा असर कैश इनफ्लो पे होता है, और कैश इनफ्लो अगर चेंज होता है, कम हो जाता है, तो उसका असर भी स्टॉक प्राइसेस पे होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है न्यूज़ एंड इवेंट्स। कंपनी के जो अनाउंसमेंट होती है, लाइक अर्निंग्स है या मर्जर एक्विजिशन हो गया, या कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान्स है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, नए डील साइन हुए, ये जो न्यूज़ और इवेंट्स होते हैं इसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टॉक प्राइस पे होता है। नेक्स्ट टूल है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में कंपनी की जो मैनेजमेंट क्वालिटी होती है वो देखा जाता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री साइकिल है, कंपिटिटिव एडवांटेज कितनी है कंपनी के, जैसे कंपनी के पास कुछ पेटेंट्स होती है, उस पेटेंट्स की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये तो हो गए फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ टूल्स। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो हिस्टोरिकल जो डेटा होता है, किसी भी कंपनी का हिस्टोरिकल मार्केट डेटा जो होता है उसको प्राइस एंड वॉल्यूम के बेसिस पे उसको स्टडी किया जाता है और उसके ऊपर एक प्रेडिक्ट किया जाता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में आगे जाने वाली है।
टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस, वॉल्यूम, सप्लाई डिमांड जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है सप्लाई डिमांड थ्योरी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है टेक्निकल एनालिसिस में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है और इसके बेसिस पे ही कंपनी की जो फ्यूचर प्राइस की जो मूवमेंट है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के भी कुछ टूल्स है, हम लोग एक ये जो टूल्स है हम लोग समझते हैं। पहला है कि टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर में प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इसको यूज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है और उसका यूज फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर जो प्राइस होती है स्टॉक की वो प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प मिलती है। सेकंड टूल है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोग कितने शेयर्स बाय किए गए, कितने लॉट या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए गए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, वो हम लोग इसका स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे ये अज्यूम किया जाता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे सप्लाई ज्यादा क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट टूल है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ में एक बेंचमार्क रख के कंपनी के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ताकि हम मोमेंटम को गेज कर सके। नेक्स्ट टूल है चार्ट पैटर्न एनालिसिस। चार्ट पैटर्न एनालिसिस में हम लोग नॉर्मली कंपनी के जो स्टॉक्स के जो चार्ट्स होते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग वो स्टडी करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं। काफी एनालिस्ट जो है पैटर्न बेसिस पे ट्रेड करते हैं। काफी सारे पैटर्न्स है जैसे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेजेस होते हैं, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब पैटर्न्स उसमें स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट टूल है कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस। कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस में चार्ट पे अलग अलग कैंडल्स बनती है, अलग अलग शेप्स की कैंडल बनती है। उस शेप्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे हैमर कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल है या ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो एक ट्रेडर्स का सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करती है और वो कहाँ पे बनती है, किस लेवल पे, किस पोजीशन पे बनती है। काफी सारे जो एनालिस्ट है वो कैंडलस्टिक पैटर्न और पिवट लेवल्स को कंबाइन करके जो है ट्रेडिंग करते हैं। तो उनको ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ कैंडल है वो कहाँ पे बन रही है और वो कैंडल का यूज करके वो ट्रेडिंग करते हैं। नॉर्मली कैंडल स्टिक जो होती है वो एक ट्रेंड को या जो रिवर्सल होता है वो रिवर्सल को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट टूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट अक्सर सप्लाई डिमांड की वजह से क्रिएट होते हैं और जहाँ जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होता है प्रोबेबली वहां से प्राइस रिवर्स होती है, जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहां पे प्राइस रुक जाती है, कंसोलिडेट करती है और वापस सपोर्ट लेवल पे आ जाती है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है ये चार्ट पे ही होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी काफी एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं। सपोर्ट एनालिसिस और जो ट्रेंड है, नेक्स्ट जो टूल है ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे भी ट्रेडिंग होती है। तो ये दो जो टूल्स है, जो इम्पोर्टेंट टूल है एक्चुअली, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड एनालिसिस, दोनों टूल को हम लोग अगर कंबाइन करके जब प्राइस एक्शन को देखते हैं तो हमको थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्राइस का आ जाता है, एक मूवमेंट हमको समझ में आ जाती है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव हो सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल एनालिसिस एकदम स्ट्रांग है और टेक्निकल एनालिसिस वीक है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके हम लोग एक कंपनी की कंप्रेहेंसिव स्टडी करते हैं, उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है, उसका करंट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हमको रियल टाइम एक सिनेरियो मिल जाता है कि हमको कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, हमको रियल टाइम में पता चल जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म फोकस होता है हमेशा, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो स्टडी करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, स्टॉक प्राइस जो मोमेंट है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान किए जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन की ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादातर स्विंग ट्रेड्स होते हैं या पोजिशनल ट्रेड्स वो लोग लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करना या समझने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का और वो किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से थोड़ा ईजी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल्स और मार्केट डायनामिक्स को कंसिडर करके इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसमें थोड़ा डिटेल स्टडी करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हमको तो सबको पता है कि स्टॉप लॉस होता है और स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हमको क्वालिटेटिव इंसाइट्स देती है, जैसे कंपनी की जो मैनेजमेंट क्वालिटी है या कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है,
ये हमको उसका इन्फॉर्मेशन देती है। टेक्निकल एनालिसिस जो है, टेक्निकल एनालिसिस हमको साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देती है। चार्ट देख के हम लोग ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो स्टडी की जा सकती है और उनका जो बिहेवियर पैटर्न होता है हमको चार्ट से पता चल जाता है। जैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के कुछ एडवांटेजेस है, वैसे भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस जो ये प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो स्टडी करनी ही पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं और भी कई फैक्टर्स होते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस में इन डेप्थ स्टडी करने पड़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल फैक्टर्स से कुछ लेना देना नहीं है। फंडामेंटल जो है, जैसे कंपनी की हेल्थ है या इंडस्ट्रियल फैक्टर्स है, ये टेक्निकल एनालिसिस में कंसिडर नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो बेस्ट बाय है, हम उसको स्टडी करते हैं और उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए इफिशिएंट नहीं है, और वही टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो उसकी वजह से काफ़ी टाइम रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे फेक ब्रेकआउट मिलना जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस में होता है, और काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में सब्जेक्टिविटी भी है, क्योंकि हर कोई एनालिस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो अलग अलग होता है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में भी सब्जेक्टिविटी आती है, क्योंकि चार्ट पे जब भी कोई पैटर्न बनता है तो हर कोई टेक्निकल एनालिसिस का उसको देखने का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग अलग होता है। हर जो ट्रेडर होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंट का जो प्लॉटिंग होता है वो सबका अलग अलग होता है, और दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में इंफॉर्मेशन ओवरवेलमिंग हो जाती है, क्योंकि फंडामेंटल में भी हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सारा डेटा स्टडी करना पड़ता है जो किसी भी एनालिस्ट के लिए ओवरवेलमिंग होता है। वही टेक्निकल एनालिसिस में जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो काफ़ी सारे जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर एट ए टाइम लगा के ट्रेड करते हैं, जैसे बॉलिंजर बैंड है, या तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंट है, पिवट पॉइंट्स है, RSI इंडिकेटर्स है, MACD है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है वो लगाते हैं और उसकी बेसिस पे अपना कॉल लेते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो पैटर्न्स है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू द फैक्ट, नीदर अप्रोच इज़ यूनिवर्सली बेटर दैन द अदर, क्योंकि हर अप्रोच जो हर एनालिसिस होती है, टेक्निकली वो फंडामेंटल रहे या टेक्निकल एनालिसिस रहे, उसका जो अप्रोच होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों की अपनी अपनी कुछ मेरिट्स है, कुछ अपनी लिमिटेशंस है, और इसी कारण से काफ़ी लोगों को एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। तो आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करो कि आपको इन्वेस्टिंग सूट होता है या ट्रेडिंग सूट होता है या दोनों सूट होता है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपनी स्टाइल बदलो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करो। आपको ट्रेडिंग आज अच्छा ट्रेड मिल रहा है और 2-3 दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है तो आप ट्रेड कर लो। आपको एक के लिमिटेशंस के ऊपर वर्क करना है और दूसरे के स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसको स्क्रीन करके उसकी एक लिस्ट बनाओ, मेक अ लिस्ट एंड सेव इट एंड यूज इट एज अ रेडी रेकनर टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड। पेनी या स्मॉल स्टॉक में ट्रेड करके रिस्क क्यों ले। आई होप मेरे इस वीडियो ने आपका काफ़ी कन्फ्यूजन दूर किया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड डे।